सच की आवाज सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मेरे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी मौजूद हैं, जो आज हमें बताएंगे उन सवालों के जवाब जो इस वक्त पूरे देश के नागरिकों के जहन में चल रहे हैं। जो चल रहा है सबसे बड़ा सवाल कि क्या देश में आर्थिक मंदी आ सकती है? जो युद्ध हमारे आसपास हम देख रहे हैं, अमेरिका इजराइल ईरान का, उसका कितना बड़ा असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता नजर आ रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। हमने बहुत सारे सवालों को जाना है, लेकिन सबसे पहले हम आपसे सोने और चांदी को लेकर जरूर बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त भी हर किसी के जहन में यही है कि क्या ये वक्त सोना खरीदने के लिए सही है। जी एकदम मेरा मानना है कि ये वक्त जो है सोना खरीदने के लिए एकदम सही है। उसके कारण भी बता दूं मैं। उसका कारण ये है कि सोने में जो गिरावट इस बार देखने को मिली, उसका कारण था ऑयल प्राइसेस, जो जिसकी वजह से ये युद्ध चल रहा है। और जैसे आसार हम बाजार में अभी देख रहे हैं, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल आसार दिख रहे हैं कि अब ट्रंप लगता है कि 10 से 15 दिनों के अंदर ये मैटर को विड्रॉ करने के मूड में है, क्योंकि काफी प्रेशर उनके ऊपर है। जैसे ही ये स्थिति सुधरती है तो आपको ऑयल के प्राइसेस में एक तगड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। और उसका जो नतीजा होगा वो ये होगा कि गोल्ड में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। पर आपको लगता है अनिल जी, क्योंकि इस वक्त हर किसी के जहन में यही सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप झुकेंगे? क्योंकि वो तो साफ कह रहे थे कि झुकना तो ईरान को पड़ेगा, लेकिन क्या ट्रंप झुकेंगे? जी देखिए, ट्रंप के बारे में एक पूरा एक वर्ड चलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसको टैको कहते हैं, TACO। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो उनकी एक आदत है कि वो जोश में कूद तो पड़ते हैं, लेकिन फिर मुद्दा जब संभलता नहीं है तो पीछे भी हो जाते हैं। और इस बार आपको लगता है ऐसा ही हुआ? एकदम हुआ है। ईरान गले की हड्डी बन गया है उनके। और जिस तरीके से अभी आपने देखा 2 दिन पहले अमेरिका में जबरदस्त वहां पे पब्लिक वहां पे विरोध हुआ इसको लेकर के कि आप ग्राउंड पर फोर्सेस उतारने की बात कर रहे हैं, उसको वहां की जनता एकदम समर्थन नहीं देगी। इवन बहुत बड़ी मैसिव रैली हुई है उसको लेकर के। तो ट्रंप की स्थिति जो है उनके ऊपर इतना जबरदस्त प्रेशर है। इवन इजराइल ने मना कर दिया कि हम अपने सोल्जर्स को वहां की जमीन पर नहीं उतारेंगे। तो ये अब उनको एक ही तरीका है कि इस मैटर को वो ये दिखाकर कि हम जीत गए, जो उनकी बड़बोली की आदत है वो करके पीछे हटना। तो जैसे ये मुद्दा सुलटेगा, चीजें अपने आप नॉर्मलाइज होती हुई नजर आएंगी। जी एकदम। अनिल जी, यहाँ पर समझना चाहते हैं, क्या भारत को, हमारे देश को आर्थिक मंदी का सामना अमेरिका इजराइल ईरान के इस युद्ध की वजह से, इस महायुद्ध की वजह से करना पड़ सकता है? क्या वो आसार वाकई हैं? देखिए, बातें बहुत लोग कह रहे हैं कि मंदी आ गई है या आने वाली है या दरवाजे पे खड़ी है। मैंने देखा बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा रिसेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, मंदी क्या होती है? जब हमारी GDP की दर लगभग 2 क्वार्टर नेगेटिव हो जाए तब हम उसको रिसेशन कहते हैं। अभी भी हम दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने हुए हैं। ये जो स्थिति आई है इसको एनर्जी शॉक कहते हैं। मंदी का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो एनर्जी क्राइसिस अगर हो जाए, बहुत लंबे समय तक अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ी रह जाती हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ी रह जाती हैं, तो क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसके कैस्केडिंग इफेक्ट पूरी इकोनॉमी में आते हैं। ये इस वक्त है हमारे देश में, हम इससे गुजर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक ऑयल शॉक की तरफ, मतलब ये एक तरीके से एनर्जी शॉक हम इसको वर्ड हमारा देश जो है अभी आर्थिक मंदी के दौर में नहीं गुजर रहा है। मैं कारण बता रहा हूं, हमारे दौर आर्थिक मंदी से अभी तो नहीं गुजर रहा, आने वाले समय में भी नहीं गुजरेगा, क्योंकि ये जो भी चीजें हैं ये आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर में खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अगर नहीं होती है, मान लीजिए कि अभी ईरान और अमेरिका के बीच कोई ऐसा समझौता नहीं होता है जिसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, ईरान ने भी साफ कह दिया है कि हमारी अमेरिका के साथ अभी फिलहाल ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है, तब क्या भारत को उस आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ सकता है जिसका डर या खौफ है? एक चीज ध्यान रखिए, आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने के लिए हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़नी पड़ेंगी। हाँ जी। अभी देखिए, गवर्नमेंट सारा जो शॉक है ना वो खुद एब्जॉर्ब कर रही है। अभी तक हमारे देश में, बाकी पूरी दुनिया में कई जगह पे ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, लेकिन देखिए हमारे आपके तेल के प्राइसेस बढ़े क्या? नहीं बढ़े। जनता के लिए कोई प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसको सस्टेन कर रही है, जो भी शॉक है वो उसको बेयर कर रहे हैं। उन्होंने टैक्स कम कर दिया ताकि जो कंपनियां हैं उनको नुकसान कम हो, ठीक है, ड्यूटी कम कर दी, लेकिन वो जो शॉक है पब्लिक तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो ये जब तक ये पब्लिक तक नहीं पहुंचता है, इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। अनिल जी, एक कैटेगरी ये भी है जिसमें लोगों को ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है या फिर जो संबंधित विभाग है वो कुछ छुपाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। आर्थिक मंदी की तरफ हमारा देश आगे बढ़ सकता है, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है, लेकिन उसे जाहिर नहीं किया जा रहा। देखिए, बतौर एक्सपर्ट आपको क्या लगता है? बतौर एक्सपर्ट मैं एक बात कहूंगा, एक चीज हम साफ साफ देख रहे हैं, वो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए एक स्लो डाउन आ जाए। ठीक है, कैसा स्लो डाउन? एक क्वार्टर का स्लो डाउन इकोनॉमी की अर्निंग में, हम अर्निंग में देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अर्निंग जिस तरीके से बढ़नी चाहिए थी
देखिए पिछले कुछ समय में मार्केट, इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो मार्केट ने उसको उस तरीके से रिवॉर्ड देना शुरू किया, तो बड़े प्रीमियम मार्केट उसको पे कर रहा था। अभी जो करेक्शन आया वो इसीलिए आया है बाजार में कि मार्केट अब वो प्रीमियम नहीं पे कर रहा है, क्योंकि दिख रहा है कि अब वो उस स्पीड से थोड़े समय तक के लिए, 1-2 क्वार्टर तक के लिए उस स्पीड से ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन ग्रोथ नेगेटिव नहीं होगी, ये बात क्लियर है। ग्रोथ अभी भी बनी हुई रहेगी, और उस नाते जो रिसेशन वाली स्थिति है मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ये मैं मान के चल रहा हूं कि अप्रैल के अंत तक या मिड या अंत तक ये मैटर जैसे सुलझ जाएगा, आप देखेंगे इकोनॉमी में और बाजार में दोनों में बहुत तेज रिकवरी आएगी। अच्छा, बस इसी को हम समझने की दोनों पहलुओं से कोशिश करेंगे ताकि हमारे दर्शक और आसान लहजे से इसे समझ पाए। अमेरिका ईरान युद्ध अगर अप्रैल या मई में खत्म हो जाता है, या बीच का कोई ऐसा रास्ता निकल जाता है जिसमें लगता है कि वो युद्ध नहीं है जो इस वक्त हमें मौजूदा तौर पर तबाही का मंजर दिखा रहा है, भारत के लिए ये कितना बड़ा संकेत होगा कि अब फिर से वही ढर्रा सामने आ जाए जिसका डर लोगों को यहाँ पर सता रहा एकदम। है? देखिए, लोगों को एक चीज और क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे देश में ऑयल की जो सोर्सेज हैं उनको जिस तरीके से मैनेज किया गया हाँ है, जी, ठीक है, हमारा 50-40% जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता था, लेकिन उसके बाद आप देखिए कितने ऑप्शन क्रिएट कर दिए गए। वेनेजुएला से आने लगा, अर्जेंटीना ने सप्लाई देनी शुरू कर दी, रशिया से हम ले रहे हैं। तो जो डाइवर्सिफिकेशन गवर्नमेंट ने अपने इसमें एनर्जी सोर्सेज में कर लिया है, उसकी वजह से जो शॉक हम तक पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंच रहा है। प्लस इस युद्ध का हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट और कोई नहीं है, ना तो हमारे एक्सपोर्ट प्रभावित होने वाले, ना हमारी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी केवल ऑयल की वजह से प्रभावित हो रही है। तो अगर ऑयल की प्राइसेस को स्टेबल कर लिया जाता है किसी तरीके से, तो वो हमारे लिए इसका और कोई दूरगामी परिणाम नहीं पड़ेगा। और ऑयल की जो प्राइसेस है, मैं आपको बता दूं, केवल हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया का प्रेशर है। अगर ये स्थिति जल्दी से मतलब 15-20 दिनों के अंदर में नहीं संभलेगी तो भारत नहीं पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। तो उस वैश्विक प्रेशर के चलते इसका बहुत बड़ा दबाव है कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी सुलझा दिया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी हम आगे आपसे जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि इस वक्त बार बार अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है, एक डील हो रही है, और कई तेल टैंकर्स जो हैं वो हमारी तरफ आए हैं, उसे गुजरने दिया गया है। ईरान कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी मध्यस्थता जो है वो अभी कंफर्म तौर पर सामने नहीं है। आपको लगता है कि ये दोनों तरफ से जो बातचीत है वो मार्केट को काफी प्रभावित कर रही है? देखिए, इसमें जिद जो है, इसकी शुरुआत की जो जिद थी वो जिद अमेरिका ने शिकी थी। हाँ जी। अमेरिका को ही जिद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ईरान अपनी जगह पे बैठा हुआ, अपने ग्राउंड पे बैठा हुआ है, वो डिफेंड करने को, वॉर करने को तैयार है कि आप लड़ो चाहे, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा खोने के लिए ऑलरेडी उसको बहुत नुकसान हो चुका है। वो कहता है ठीक है, आप अब लड़ लो, जितना लंबा लड़ सकते हो। अमेरिका ने बिना मतलब की शुरुआत की थी इस लड़ाई की, और उनका पर्पस था ऑयल कंट्रोल, कहीं ना कहीं उनका पर्पस था स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल क्रिएट करना। पर वो तो पूरा हुआ ही नहीं। वो पूरा हुआ नहीं और वो होगा भी नहीं। क्योंकि अब देखिए, अब मैं आने से पहले मैं देख रहा था, अभी न्यूज आ रही है कि अब अमेरिका की प्रायोरिटी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की नहीं रह गई है। जिस तरीके से उनकी खुद के देश में इसको लेकर के विरोध के स्वर शुरू हो गए हैं, तो प्रदर्शन जिस तरीके से सामने आ गया, तो अब उनका है कि जल्दी जल्दी करके केवल अपने एक इमेज बिल्डिंग, जिसको कहते हैं ना, एक इमेज वॉश ऑफ करके ये दिखा दे दुनिया को कि नहीं नहीं हम जीत गए, और उसके बाद वो काइंड अटेंशन वाली एक लाइन देकर वो पीछे हट जाएं। तो अल्टीमेटली उनको ही पीछे हटना पड़ेगा, और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत लंबा नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ से, और हम ऑलरेडी अप्रैल पे आ गए, 31 मार्च है, यहाँ से 10 से 15 दिन और मैक्सिमम मुझे समझ में आ रहा है। अनिल जी, एक बार फिर से अपने ही देश में, अपने ही जमीन की स्थिति पर यहाँ पर लौटते हैं। 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू होता है और 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त यहाँ पर बीत चुका है। हम तबाही ही तबाही देख चुके हैं। भारत के लिहाज से आपको क्या लगता है, अब तक का सबसे बड़ा झटका भारत के लिए कौन सा रहा होगा? देखिए, भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका इकोनॉमी के तौर पे मैं बहुत बड़ा अभी तक नहीं देख रहा हूं। अच्छा, आपको लगता है अर्थव्यवस्था के तौर पर कोई ऐसा बड़ा झटका जो बहुत से देशों को यहाँ पर झेलना पड़ रहा है? नहीं, हमारे देश पर ऐसा कोई बड़ा झटका इस युद्ध की वजह से नहीं आया है। मैं अभी भी बता दूं, सेंटिमेंटल के तौर पे जो सेलिंग आपको मार्केट में देखने को मिल रही है, वो तो एफआईआईज की सेलिंग है। वो लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, इमोशनल सेलिंग होती है। बाजार हमेशा फैक्ट पे नहीं चलता, बाजार इमोशन से चलता है। तो बाजार को देख करके हम इकोनॉमी को नहीं डिसाइड कर सकते हैं। यही मौका मिलता है, यहीं पर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्रूडेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, इस मौके का फायदा उठाते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि इस युद्ध का डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी पर नहीं पड़ा, और गवर्नमेंट ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है।
देखिए पॉलिटिकल हम यहाँ किसी को सपोर्ट ना तो कर रहे हैं ना किसी को अपोजिशन कर रहे हैं। जो फैक्ट है मैं उसकी बात करूंगा। लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है क्योंकि लोगों के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं तटस्थ होकर के देखूं कि एक देश के नेता के नाते या एक देश के मंत्रिमंडल के नाते किस तरीके से हमारी एनर्जी क्राइसिस को, इस शॉक को मैनेज किया गया, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है और जनता तक उसका झटका नहीं पहुंचने दिया क्योंकि गया। अभी बीच में जब ये लग रहा था कि जी। कच्चे तेल की कीमतें न जाने कितनी बढ़ जाएंगी, जी। महंगाई का मार न जाने कितना बढ़ जाएगा, गैस सिलेंडर को लेकर, इंडक्शन को लेकर जो खरीदारी सामने आ रही जी। थी, उसने हर किसी को अंदर से खौफजदा जरूर कर दिया एकदम। था। पर आपको लगता है जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हमारे यहाँ पर पहुंचे हैं, पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, उस सब ने हमारी स्थिति को कंट्रोल में रखा है? एकदम कंट्रोल में रखा है और उसने ही रखा, साथ में जो दूसरे देशों से हमारे पास आने लगे, जो अर्जेंटीना से सप्लाई आने लगी, जो रशिया ने कहा कि हम आपको पूरी तरह से सप्लाई करेंगे, तो वो सारी चीजें और भी मैनेज कर दी। साथ में हमने ईरान से भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आना था वो भी हमारे पास आ रहा है। तो ये सारी चीजों ने स्टेबल किया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, ओएनजीसी का गैस जनरेशन का एक नया प्लांट इमीडिएटली शुरू किया है। प्लस गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव जारी किया है कि जितनी जल्दी जितना ज्यादा हम अपना डोमेस्टिक गैस और ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं उसको भी हम स्पीड अप करेंगे। जो प्रोसेस लंबे समय तक के लिए, कई समय तक के लिए पेंडिंग था या उसमें और समय लगता, उसको उन्होंने स्पीड अप कर दिया है। तो हर तरीके से वो इस क्राइसिस को मैनेज करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उसका असर दिख रहा है। सबीना जी आप देखो पेट्रोल पंप पर मुझे यहाँ नहीं लाइन दिख रही है। कहीं ना कहीं देखिए अफवाह फैला करके कहीं भी आप लाइन लगवा दे वो अलग चीज है, लेकिन न तो तेल के प्राइसेस बढ़े हैं, न ही आपको लाइन, हम दिल्ली एनसीआर में कहीं मुझे लाइन नहीं दिखाई दी कि पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है या कहीं कुछ भी है। आप जाएं, खाली मिला हुआ है, आप कभी भी पेट्रोल भरवा लें, आ जाएं। गैस की भी जो किल्लत की बात थी वो काला बाजारी ज्यादा थी, सप्लाई का इशू नहीं था। अब फिर से गैस आने लगी है लोगों के पास में। अनिल जी, लोगों ने, जनता ने भर भर कर अपने पैसे इस वक्त अपनी जेब से निकाले हैं और इंडक्शन खरीदा है, उस डर से कि कहीं अगर सिलेंडर खत्म हो गया तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि चूल्हा ना जले और घर में एक वक्त की रोटी तक ना पक पाए। पर आपको क्या ऐसी स्थिति वाकई नजर आती है? ठीक है, आप इंडक्शन खरीद रहे हैं, आप 100 तरह के इंतजाम कर रहे हैं, हर किसी को ये हक भी है, पर आपको लगता है क्या ऐसी स्थिति सामने देश में या देश के किसी हिस्से में सामने आ सकती है जहां पर हमारे पास चूल्हा जलाने तक के लिए गैस ना हो? देखिए ये मेरे ख्याल से सप्लाई इशू हो सकता है। ये मैं इसकी बात करूँ, लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है अगर कहीं सडन कोई डिमांड आ जाए, पहले आदमी एक एक गैस के चूल्हे रखता है, अभी क्या होता है काला बाजारी के चलते 4-4 लोग होल्ड करने लगते हैं कि ब्लैक में लेकर के 4-4 सिलेंडर रख लिया, पता नहीं कितने दिन में तो नहीं मिलेगा। उस स्थिति में सडन एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो उसको तुरंत सप्लाई करने में थोड़ा सा एक गैप आ सकता है, जिसकी वजह से लग रहा हो कि प्रेशर है। नॉर्मली आप घर में 2 जिनके सिलेंडर होते हैं, 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर मैक्सिमम होते हैं, तो वो 1 सिलेंडर रखते हैं, 1 सिलेंडर यूज करते हैं। अब सडनली इस डर से लोगों ने अगर 3-3, 4-4 सिलेंडर होल्ड करने शुरू कर दिए, तो उससे कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड का मिसमैच क्रिएट होता है, तो थोड़े समय के लिए अव्यवस्था की स्थिति फैल सकती है। लेकिन इस गवर्नमेंट में जो मैंने देखा है, इसमें वो चीज तुरंत गैप फिल हो गई। लॉजिस्टिक्स के इशू हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास गैस खत्म हो गई, कंट्री के पास गैस खत्म हो गई, हम दे ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। जिनके पास भी पीएनजी कनेक्शन है, आपने देखा होगा कंटिन्यूअस पीएनजी गैसेज आ रही हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इवन गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि मैक्सिमम जगहों पर पीएनजी लगवा दें, ताकि जो जमाखोरी वाली पॉलिसी है वो नहीं कर पाए, क्योंकि पीएनजी में आप जमाखोरी नहीं कर सकते, डायरेक्टली कंपनी से आपके घर पे आता है। और इसे प्रमोट भी किया गया और अब ये एक इसका दायरा भी ये जो गैप देखने को मिला था, ये जमाखोरी, ब्लैक मेलिंग की वजह से था, वरना पीएनजी वालों की भी गैस रुक जाती अगर गैस की कमी होती तो जहां पे पीएनजी कनेक्शन है उनकी तो अनइंटरप्टेड सप्लाई है। जी अनिल जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जाहिर सी बात है मिल रहे हैं और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। आपने कहा कि देश आर्थिक मंदी का सामना ना कर रहा है और ना ही करेगा, और मैं आप दर्शकों को बता दूं, आप 15 दिन रुक जाइए, आपके 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आप बहुत सी पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनाई देंगी और बाजार में भी आपको अच्छी रिकवरी दिखाई देगी। ये मैं आपको अभी बता देता हूं। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि बाजार संभलेगा, एक मजबूत स्थिति यहाँ पर सामने आएगी? एकदम, आप देखिए, और यही क्या युद्ध रुक जाएगा आपको लगता है इन 15 दिनों में या 10 दिनों में? कुछ ऐसा होगा? एकदम, बहुत से कारण है, बहुत से इंडिकेशन, ऐसा जियोपॉलिटिकल इंडिकेशन भी ऐसे आ रहे हैं कि ये 15 दिन के अंदर में मैटर को सेटल हो जाना पड़ेगा। जिस तरीके के इजराइल ने कह दिया कि हम ग्राउंड पे नहीं उतारेंगे, इवन अमेरिका के जो डोमेस्टिक
लोग हैं उन्होंने भी कह दिया कि हम अपने सैनिकों को वहां के ग्राउंड पे नहीं ट्रंप भेजेंगे। अकेले पड़ रहे हैं। ट्रंप एकदम इस मुद्दे को लेके अकेले पड़ रहे हैं और उनको पीछे हटना पड़ेगा। हमें तो देखिए, लगा था कि अमेरिका के पास सबसे दूसरा बड़ी सैन्य अफगानिस्तान ताकत है। दूसरा अफगानिस्तान क्रिएट नहीं होगा। अफगानिस्तान में अमेरिका के और पूरे यूके के बहुत लोग मारे गए थे। नेटो ने हाथ पीछे खड़ा कर दिया, हम आपको सपोर्ट, उन्होंने कहा, हम नेटो की तरफ से मदद मांगी कि भाई आप भेजो सैनिक, उन्होंने कहा साहब हम नहीं भेज सकते, हम अपने सैनिक आपकी जिद की वजह से नहीं मरवा सकते, उनके देशों में क्यों हम अपने देशों के नागरिकों को मरवाएं आपकी जिद की वजह से। तो ट्रंप को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी और बहुत लंबा समय नहीं है, मुश्किल से 10 से 15 दिन और। आपको लगता है कि स्थिति कम से कम इतनी कंट्रोल पर होगी जो इस वक्त हम रोजाना ब्रेकिंग न्यूज खबरों के तौर पर पल पल में पढ़ रहे हैं, जिसमें मिसाइल ड्रोन टारगेट करके किया जा रहा है। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था का अगर जिक्र करें तो आपको लगता है कि जब से ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध शुरू हुआ है तब से बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है, तेल के दामों में बेतहाशा जो है वो बढ़ोतरी हो चुकी है, महंगाई से कमर टूट रही है, लेकिन अपने देश का जिक्र करें तो वो स्थिति नहीं आई। तो ये कूटनीति और रणनीति किस स्तर पर आप देखते हैं? कूटनीति, रणनीति और साथ में इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ये तीनों का बेहतरीन उदाहरण मैं कहूंगा। क्योंकि ये स्थिति में अगर आप देखें, आप खुद जानकार हैं, दुनिया के कई देशों में पेट्रोल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी 30 से 50%, लेकिन इंडिया में 0। पेट्रोल में नॉर्मल रिटेल पॉपुलेशन के लिए 0। थोड़ा सा जो बढ़ाया गया वो किसके लिए बढ़ाया गया, जो इंडस्ट्रियल यूजेस हैं उनके लिए बढ़ा दिया गया, तो वो दे कैन अफोर्ड, गवर्नमेंट को पता है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वहां के लिए थोड़ा बढ़ा दिया गया है, बाकी और किसी के लिए नहीं बढ़ाया गया है। और जनरली देखिए गैस प्राइसेस में भी कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं हुई है, इवन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का सडन काफी तेजी से बढ़ गया है। हाँ जी। बल्कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इसको जनरेशन को और बढ़ा देंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें, और प्लस सबसे बड़ी चीज हमारी इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमी इस समय इंडिया की कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। इंडिया की खुद की कंजम्पशन हमारी इकोनॉमी को ड्राइव कर रही है इस समय। जो लोग जानकार हैं वो इस बात को समझ लेंगे। तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ किसी दूसरे पे डिपेंडेंट इस समय नहीं है। टैरिफ के चलते हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी देखिए एक्सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा था, आईटी सेक्टर ऑलरेडी बीटन डाउन है, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी सही तरीके से चल रही है। अनिल जी, आप इसके पीछे क्या ये वजह मानते हैं, भारत की अमेरिका के साथ, ईरान के साथ, इजराइल के साथ जो रणनीति, जो कूटनीति नजर आई है हर मोर्चे पर, चाहे वो राजनीतिक मोर्चा हो, सामाजिक मोर्चा हो, कूटनीतिक मोर्चा हो, आर्थिक मोर्चा हो, वो शानदार यहाँ पर रही, जिसकी वजह से जिस आर्थिक मंदी का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत नहीं है? शानदार है। आप देखें, जनरली होता है कि जब दो देशों में युद्ध होता है तो जनरली कुछ देश जो होते हैं वो किसी एक के पक्ष लेते हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि ईरान भी हमें अपना अच्छा मान रहा है, इजराइल तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त ही है, अमेरिका किसी का अच्छा दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दुश्मन भी नहीं है। अमेरिका रियलिटी में किसी का दोस्त नहीं है, ये आपको भी पता है। तो वो हमारे साथ, उसके साथ अच्छे संबंध अभी भी बने हुए हैं। और अभी अगर आपने देखा हो कि भाई वहाँ का सबसे बड़ा एनर्जी प्लांट, जो ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट है, वो इंडियन कंपनी लगा रही है वहाँ पे। तो वो हमसे और रिश्ते सुधारने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ भी उनको मदद इंडियन कंपनी की ही लेनी पड़ रही है कि अगर उन्हें सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग प्लांट लगाना है तो वो इंडिया से ही मदद मांग के कर रहे हैं। उनके पास खुद वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी, इंडिया की कंपनीज के पास वो टेक्नोलॉजी है, जिनकी वजह से उनको ये मदद लेनी पड़ रही है। तो सबसे बड़ी चीज, प्लस साथ में एक चीज और सबीना जी, इंडियन इकोनॉमी को संभालने में सबसे बड़ा रोल जो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, जो हमारे यहाँ कैपेक्स गवर्नमेंट ने इस बजट के बाद भी मेंटेन रखा हुआ है। तो बजट गवर्नमेंट खुद अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू अपनी इकोनॉमी को सस्टेन बनाए हुए है। तो ये जो चीज़ है, जो इकोनॉमिक्स के जानकार हैं, जो बाजार को समझते हैं, आर्थिक चीज़ों को समझते हैं, उनको समझ में आएगी कि ये चीज़ जो है इकोनॉमी को बचाए रखती है। हमारी इकोनॉमी बाहरी शॉक को ईजिली झेल पाती है। प्लस हमारे यहाँ जो कंजम्पशन है पॉपुलेशन का, वो इतना बढ़िया है कि वो खुद ही हम अपनी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, हमें बाहर के ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सारी चीज़ों ने बचा के रखा है। अनिल जी, जो लोग ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूँ कहिए कि जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह की रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं कि भारत में अमेरिका, इजराइल, ईरान के युद्ध की वजह से बहुत जल्द आर्थिक मंदी आने वाली है, हमें बहुत आर्थिक तौर पर, आर्थिक मोर्चे पर नुकसान होने वाला है, उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे? एकदम कहना चाहेंगे। देखिए क्या होता है, टीआरपी के लिए और एक सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए आप कुछ भी ना बोलें, आप फैक्ट और फिगर्स को देखें। आप ये देखें, क्या हमारा जीडीपी डेटा नेगेटिव हो गया? क्या 2 क्वार्टर से नेगेटिव चल रहा है? मुझे आने वाले समय में भी नेगेटिव होता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा स्लो डाउन आ जाए, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। तो मंदी की बात ना करें। मंदी टेक्निकल तौर पे तभी आप बोलेंगे जब जीडीपी डेटा नेगेटिव हो जाए। तो काइंडली ऐसा जो भ्रम है, ऐसे जो बातें, उसको ना फैलाएं।
थोड़ा अपने आप को अपडेट करें और एक जिम्मेदारी के साथ हर बात या को फिर बोलें। ये समझने की भी जरूरत है कि आर्थिक मंदी होती क्या है, होती क्या जिसका चीज है? जिक्र हम कर रहे हैं। एकदम, मतलब एकदम। आर्थिक मंदी ये नहीं देखिए, है कि कुछ भी हमारे बोल देना कि प्राइस बढ़ गए, हाँ, सिर्फ एक सिर्फ महंगाई सेंसेशन बढ़ के लिए, गई। एक हाँ, सेंसेशन के लिए हाँ, कुछ हाँ। भी बोल देना बड़ा आसान है, लेकिन चीजों को जिम्मेदारी के साथ अगर आप बोलना चलेंगे तो आपको फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बोलना होगा। और मैं आपको बता दूं दर्शकों को बहुत साफ, ना तो आर्थिक मंदी अभी आएगी, ना उसकी कोई संभावना है। हाँ, एक स्लो डाउन आ सकता है, वो भी एक आध क्वार्टर के लिए, लेकिन अप्रैल के बाद आपको उसमें तीव्र गति दिखाई देगी। ये मैं आपको बोल रहा हूं, आंकड़ों के बल पे बोल रहा हूं, इसलिए नाते कि नहीं कि कोई इमोशन है। हाँ जो जी। मैं देख रहा हूं उसके नाते कह रहा हूं। आप 3 महीने बाद अगर हम लोग फिर बैठेंगे तो आप देखेंगे, हम बात करेंगे और इस बात को आप याद रखिएगा। जी, अमेरिका को भारी नुकसान यहाँ पर जी। हुआ है। अरबों खरबों डॉलर का नुकसान अमेरिका को हो चुका है। वो 4 बड़ी कंपनीज के साथ में डील कर चुका है अपने हथियारों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। उसे बंकर्स बनाने के लिए, प्रीमेड बंकर्स बनाने के लिए कई कंपनीज की तलाश यहाँ पर है। उसने अपने जो सैनिकों की उम्र सीमा है वो भी यहाँ पर 10 साल और ज़्यादा बढ़ा दी, जी। मतलब नियम बदल दिए हैं। बदल तो दिए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान आपको लगता है कि क्या अमेरिका को ही हो रहा है? एकदम है। और देखिए, एक चीज और बता दूं, अमेरिका की खासियत है, ये लड़ाई शुरू होने से पहले आप देखिए अमेरिका की इकोनॉमी पर बहुत जबरदस्त खतरा चल रहा था। डॉलर के जो इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स जो बाकी मल्टीपल करेंसीज के अगेंस्ट होता है, जो विश्व की सबसे इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं, उनके अगेंस्ट जो उसका वैल्यू होता है, हाँ उसको जी। डॉलर इंडेक्स कहते हैं। डॉलर इंडेक्स पिछले 4-5 सालों के सबसे न्यूनतम स्तर पर 95 के लेवल पे चला गया हाँ था। जी। जब जब यूएस की इकोनॉमी पे खतरा होता है ना, तब तब और देखा उसके नतीजा था कि लोग डी डॉलराइजेशन वाली कॉन्सेप्ट चल रही थी और हाँ लोग जी। सोने, जिसकी वजह से सोने की प्राइस बढ़ रही थी। तो ऐसा हमेशा देखा गया है सबीना जी कि जब जब अमेरिका की नीतियों पे खतरा होता है, अमेरिका की इकोनॉमी पे खतरा होता है, दुनिया में कहीं ना कहीं वो बिना मतलब की लड़ाई शुरू कर देते हैं और वॉर उनका फेवरेट बिजनेस है। और उसका नतीजा होता है कि आप देखिए, इसी वॉर के चलते आपने देखा, इसको उन्होंने ऑयल को लेके वॉर किया, जिसकी वजह से सोने के प्राइस में करेक्शन आया। जो डॉलर इंडेक्स गिर रहा था, 5 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पे था, इस समय वो 100 क्रॉस कर रहा है। हाँ जी। तो वहां पे उनको स्थिति संभलती हुई दिखाई दे रही है कि अब मेरा डॉलर बच गया। जी। तो ये उनका उनकी एक टैक्टिक है और मेरे ख्याल से इस टैक्टिक्स को पूरी दुनिया अब रियलाइज कर चुकी है। जी। अभी जैसे ही ये मामला सुधरेगा, मैं बताऊं, अब अमेरिका के इस पुराने ट्रैप में कोई नहीं पड़ने वाला हाँ है। जी। एक सस्टेनेबल गोल्ड की डिमांड पूरे वर्ल्ड की रिजर्व बैंकों द्वारा हमेशा बनी रहेगी। अब लोग अमेरिका पर आगे उतना भरोसा और न तो उसकी इकोनॉमी पे इतना भरोसा नहीं करेंगे। युद्ध चाहे कितना भी लंबा खींचे, भले ही ईरान कह रहा है कि हम कम से कम 10 साल इस युद्ध को लंबा खींच सकते हैं, पर आपको लगता है कि इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा कि अगर 10 साल खींचेगा तो असर नहीं पड़ेगा। ये नहीं कहूंगा। अगर ये युद्ध 6 महीने से ज्यादा चलेगा तो निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। असर पड़ेगा, कहाँ क्योंकि असर पड़ेगा, मतलब देखिए, कैसा असर? अगर ये 6 महीने से ऊपर चलना शुरू हो गया, देखिए 3 महीने तक गवर्नमेंट इसको मैनेज कर सकती है। अच्छा, 3 महीने तक आपको लगता है कि एकदम। कोई असर यहाँ पर 3 नहीं पड़ महीने तक सकता? अगर ये युद्ध चलता है तो गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है और सोर्सेज उन्होंने अपने बना रखे हैं, जिसकी वजह से कि ठीक उसके है। प्राइसेस को मेंटेन कर लेंगी। अगर उससे ज्यादा चला और 6 महीने से अगर ज्यादा चलेगा तो एनर्जी प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, फिर उसका असर आम जनता पर आना शुरू बढ़ेगा। हो जाएगा। एकदम होगा। और ऑयल जो है ना, वो इंडस्ट्रियल और लाइफ ब्लड है, एक्टिविटी का लाइफ। देखिए, हमारी गाड़ी में ऑयल का यूज है, हम लगभग जो चीज यूज करते हैं हर चीज ऑयल का पर प्रोडक्ट अनिल है। जी, क्या ये बहुत बड़े स्तर पर असर पड़ेगा? देखिए, ऑयल लगभग हर चीज का रॉ मटेरियल है। आप प्लास्टिक है वो भी ऑयल से ही प्रोड्यूस होता है। आप जितनी चीजें हैं, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनती हैं वो भी ऑयल का ही बाय प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम जेली सब बाय प्रोडक्ट है। और ये बोलते हुए अनिल जी देख रहे हैं क्योंकि तो मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि जो हमारी महिला, जो हमारी जनता है, जो धन गृह लक्ष्मी है, उनको भी दिखेगा। तो इसका प्रभाव केवल पेट्रोल, तेल प्लस देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क पड़ता है। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी चीज हर जगह महंगाई पर असर पड़ेगा। जी। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि अगर 10 साल, अगर 6 महीने से भी ज्यादा चलेगा तो भी असर पड़ना असर शुरू पड़ेगा। हो जाएगा। इसीलिए दबाव है कि ये 3 महीने से ज्यादा ना चले। ऑलरेडी 1-1.5 महीना हो गया है। मेरे ख्याल से और 15-20 दिन के अंदर, इस अप्रैल के मिड या अंत तक इसको खत्म हो जाना ठीक है। अनिल जी, सवाल ये कि आपने कहा अगर 3 महीने में युद्ध खत्म हो जाता है तो फिर वो असर नहीं पड़ेगा। भारत के पास इतनी कुवत है, इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है। लेकिन अगर ये युद्ध 6 महीने या उससे ज्यादा चलता है तो जाहिर सी बात है आम जनजीवन पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन एक पल के लिए मान लिया जाए कि ये युद्ध 6 महीने से ज्यादा या साल भर भी चल रहा है, जो कभी सोचा नहीं गया है, तो कितना बड़ा असर, हम एक बड़े असर के तौर पर, क्या ये वो बड़ा असर होगा जिस आर्थिक मंदी का इस देश के लिए जिक्र किया जा रहा है, तब माना जाएगा क्या? हाँ, अगर ये साल भर, क्योंकि जब मैंने 2 शब्द यूज किए थे, अगर आपने ध्यान दे, एनर्जी शॉक और एनर्जी क्राइसिस।
अगर शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 3 महीने के लिए अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ती हैं तो गवर्नमेंट उसको, हमारी देश की प्रेजेंट गवर्नमेंट जो इकोनॉमी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। इसको हम एनर्जी शॉक कहते हैं। उसका दूरगामी परिणाम नहीं पड़ता है, वो थोड़े दिनों बाद मार्केट में इकोनॉमी फिर 1 क्वार्टर के अंदर में रिकवर कर जाती है। लेकिन अगर 6 महीने या साल भर बढ़ता है, उसी को हम कहते हैं एनर्जी क्राइसिस। ये क्लियर वर्ड है। एनर्जी क्राइसिस जब 6 महीने साल भर सस्टेन तरीके से प्राइसेस बढ़ी रहेंगी तो फिर उसका असर इकोनॉमी पे पड़ेगा, और उसका असर ये होगा कि 1 या 2 क्वार्टर तक हो सकता है कि फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि 2-3 1 साल बहुत लंबा पीरियड, तो 4 क्वार्टर होते हैं, उसमें आपकी जो स्लो डाउन इकोनॉमी की होते होते फिर वो नेगेटिव टेरिटरी में जाने लगती है। फिर वहां से जैसे ही नेगेटिव टेरिटरी में जीडीपी गई, आप समझ लीजिए कि अब आपका जो है वो स्लो डाउन, या जिसको रिसेशन कहते हैं, वो उसकी परिभाषा में आप आ गए। अब युद्ध सोने को कितना चमकाता है ये भी जान लेते हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में जो महायुद्ध, महाजंग चल रही है, ये सोने की चमक को क्या और ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आती है? एकदम नहीं, वो तो फीकी कर रही है। देखिए, युद्ध माना जाता था कि जनरली जब युद्ध होता है तो सोने की चमक बढ़ती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रूस यूक्रेन के वक्त भी हमने देखा। एकदम, लेकिन ध्यान रखना की चीज ये है कि किस युद्ध का कारण क्या है। इस बार युद्ध का कारण है ऑयल। अगर ऑयल बढ़ेगा तो सोना गिरेगा। उसका कारण है, उसका रिलेशन आप लोग समझ लीजिए। ऑयल जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत करता है, यानी कि पूरी दुनिया में जो ऑयल की ट्रेडिंग होती है वो पेट्रोलियम जो डॉलर में होती है, तो डॉलर जितना मजबूत होगा सोना उतना ही कमजोर होगा, उतनी उसमें बिकवाली होगी। तो ये रिलेशन सीधा सीधा सा है। अब ऑयल के प्राइसेस जब गिरनी शुरू होंगी, यानी जैसे जैसे ये युद्ध शांत होगा, आप देखेंगे सोने में आपको बढ़ोतरी दिखाई देनी शुरू होगी। और मैं आपको बता दूं, जैसा मैं चार्ट पे देख पा रहा हूं, इस गिरे हुए समय में कुछ बड़े लोग गोल्ड को एक्युमुलेट कर रहे हैं, ऐसा चार्ट पे दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि ये तो वक्त ये एक ऐसा है इंडिकेशन, जिसमें... ये एक इंडिकेशन हम लोग बाजार से रीड करते हैं। ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि उनको ये पता है या उनको जानकारी है कि आने वाले समय में ये युद्ध जल्दी 15 या 20 दिनों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये गोल्ड प्राइसेस तेजी से शॉर्ट अप करेंगी, तो वो अभी धीरे धीरे एक्युमुलेट कर रहे हैं। अनिल जी, आपको लगता है कि साल 2025 में हमने गोल्ड की जो चमकदार तस्वीर देखी, जो तूफानी रफ्तार देखी, 2026 को लेकर भी यही कहा जा रहा था कि यही रफ्तार देखने को मिलेगी, लेकिन अचानक से ये युद्ध हुआ और स्थिति हम सबके सामने है। युद्ध रुकने के बाद क्या आप देख रहे हैं, गोल्ड कहाँ पहुंच सकता है? देखिए, अगर ये, मैंने पहले भी कहा था कि मैं 2 लाख की बात मैंने की थी, मैं बार बार अपने शब्दों को नहीं बदलूंगा जनता को, इसलिए मैं क्लियर कह दूं। हाँ जी। केवल कंडीशन ये है कि अगर ये यूएस और ईरान, मतलब ये ऑयल को लेकर के जो युद्ध है, अगर ये युद्ध आने विदिन 3 मंथ्स खत्म हो जाता है, तो इस साल के अंत तक गोल्ड को हम फिर 2 लाख पे देखेंगे। अगर इन 3 महीनों में युद्ध खत्म हो जाता है, और अगर नहीं होता, अगर ये युद्ध लंबा चलता है, तो फिर गोल्ड में आपको वो बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी जो हमने अनुमान लगाया था। सारी चीजें देखिए कंडीशनल है, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कंडीशनल है। जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है उस पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो कंडीशन ये है, क्योंकि जब हमने पिछले साल बात की थी तब ऑयल को लेकर लड़ाई की कहीं कोई चिंता नहीं थी, कहीं कोई बात नहीं थी, ईरान को लेकर के कोई मुद्दा ही नहीं था ईरान का, तब हमने ये बातें की थी, हमने जुलाई से बात करनी शुरू की थी। अब जब ये मुद्दा सामने नया निकल के आया कि तेल को लेकर के युद्ध हो सकता है और तेल को लेकर के युद्ध लंबा, तो अगर ये लंबा चलेगा तो फिर गोल्ड की जो बढ़ोतरी है जिस हिसाब से हमने कैलकुलेट की थी उस हिसाब से नहीं होगी, हो सकता है कुछ करेक्शन भी देखने को मिले। लेकिन अगर ये अप्रैल के अंदर खत्म हो जाता है और आगे फिर आने वाले दिसंबर तक ऑयल को लेकर युद्ध नहीं होता है, ऑयल प्राइसेस स्टेबल होती हैं या करेक्ट हो जाएंगी यहाँ से, तो आपको सोने में बढ़ोतरी दिखाई देगी ज़रूर। और अगर अप्रैल के बाद ये मामला संभल जाता है तो फिर आप दिसंबर तक, जैसा मैंने कहा, 2 लाख तक अवश्य पहुँच सकता है ये।